मित्रों जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज मैं एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ काल सर्प योग के ऊपर। मित्रों, काल सर्प योग पे बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत ही मिसगाइड किया जाता है काल सर्प योग के ऊपर। आप 100 कुंडली लेके जाएंगे, उसमें 80 कुंडली में लोग बोल देंगे कि आपको काल सर्प योग है, आप फलां उपाय करें, आप फलां उपाय करें, आप काल सर्प योग की शांति करें, आप नासिक जाएं, आप वहाँ पूजा कराएं। देखिए, कंफ्यूज मत होइए। आज आप काल सर्प योग को पूरी तरह से समझिए कि काल सर्प योग एक्चुअली होता क्या है, और आप खुद अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राहु से केतु का जो स्थान होता है वह सप्तम होता है, अर्थात राहु जहां बैठे होते हैं वहां से केतु 7वें स्थान पे होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, और राहु केतु के मध्य चाहे इस तरफ या इस तरफ सारे ग्रह बैठे हों, मतलब राहु केतु को छोड़ के अन्य 7 ग्रह बैठे हों इस तरफ या इस तरफ, तो काल सर्प योग होता है। इसमें कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, और आप बहुत ही स्पष्टता से समझ लीजिए कि राहु केतु के मध्य यदि सारे ग्रह फंसे हो, चाहे इस तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो वह काल सर्प योग होगा। अब मित्रों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रमुखता से यह बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु वस्तुतः एक ही हैं। बस समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने की वजह से, छल से अमृत पान करने की वजह से भगवान विष्णु ने चक्र से उनका गला काट दिया था। तो केतु जो हैं उस धड़ से अलग होकर जो गिरे थे, सर जो गिरा था वो केतु हैं, अर्थात राहु केतु सर्प हैं, और केतु जो है वो सर्प का मुख समझिए आप, और सर्प के धड़ को आप राहु समझिए। तो आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वह काल सर्प योग में स्पेसिफिकली काल योग और सर्प योग दोनों के बारे में अलग बताना चाहता हूँ। मित्रों, यूं तो अन्य ग्रह जो हैं वो मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं, मतलब सीधी चाल भी चलते हैं और रेट्रोग्रेडेड चाल भी चलते हैं, परंतु राहु केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं, सदैव रेट्रोग्रेडेड रहते हैं, मतलब उल्टी चाल चलते हैं। तो अगर सारे ग्रह, फर्ज कीजिए कि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, और सारे ग्रह मान लीजिए अगर दाईं तरफ हैं, तो जाहिर है कि राहु जब उल्टी चाल चलेंगे, तो अगर हम आपको एरो के माध्यम से दिखाना चाहें तो राहु जब उल्टी चाल चल रहे हैं और सारे ग्रह दाईं तरफ हैं, तो यह जो है आपका सर्प योग होगा, क्योंकि पूंछ की तरफ, राहु के चाल की तरफ, मतलब सर्प के पूंछ की तरफ सारे ग्रह बैठे होंगे। इसी तरह मित्रों, यदि राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है और सारे ग्रह जो हैं बाईं तरफ बैठे हैं, तो जाहिर है कि केतु भी रेट्रोग्रेडेड चलेंगे। तो जब केतु उल्टी चलेंगे, और इसको मैं एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जब केतु उल्टी चलेंगे तो सारे ग्रह जो हैं वो केतु की तरफ होंगे, और केतु मुख है, तो यह काल योग होगा, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं सर्प के मुख के तरफ हैं, तो यह काल योग होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काल योग और सर्प योग में बेसिक अंतर क्या है। मित्रों, सर्प योग उतना खतरनाक, उतना भयावह रिजल्ट नहीं देता है, परंतु यदि काल योग हो, सारे ग्रह अगर केतु के मुख के तरफ हों, मतलब अगर केतु ग्रसित कर रहे हों सारे ग्रह को, तो यह बहुत ही खतरनाक परिणाम देता है। राहु केतु में मित्रों सबसे पहली बात आपको बताऊं कि यदि आपकी कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित है, खास करके काल योग से ग्रसित है, तो यह आपको बहुत ऊपर से बहुत नीचे गिरा सकता है, आपकी सारी प्रतिष्ठा छीन सकता है, यहाँ तक कि आपके लिए मार्केज साबित हो सकता है, आपकी मृत्यु तक का योग बना सकता है। लेकिन यदि राहु के मुख की तरफ अगर सारे ग्रह हैं, तो मृत्यु योग तो भूल जाइए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ये आपको ऊंचाई देगा और कभी आपको गिरा देगा। तो काल सर्प योग में आप बहुत ही ऊंचा स्थान भी प्राप्त करते हैं और अचानक से आपको नीचे गिरना पड़ता है। यह काल सर्प योग का प्रथम पहचान है। दूसरी बात मित्रों, जिनके कुंडली में काल सर्प योग है, या तो उन्होंने अपने पिछले जन्मों में सर्प को मारा हो या सर्प दंश से मरे हों,
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमारे इस जीवन में कुंडली पे काल सर्प में के रूप में हमें प्रभाव पड़ता है। तो सर्प का स्वप्न आना, डर जाना, सर्पदंश का भय बना रहना, माता पिता का असमय चला जाना, अधिक ज़्यादातर अस्वस्थ रहना, घर में लोगों से मनमुटाव रहना और बहुत प्रसिद्धि पाना और अचानक से सारी प्रसिद्धियों को खो देना, यह सब कालसर्प योग के लक्षण हैं। मित्रों, आगे हम बात करेंगे इसी सीरीज में कि राहु कहाँ बैठेंगे, केतु कहाँ बैठेंगे, तो कौन सा कालसर्प योग बनेगा, उस कालसर्प योग से हमें क्या नुकसान होगा और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, हम क्या उपाय करें कि उस कालसर्प योग से हमें मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे मित्रों कि आंशिक कालसर्प योग क्या होता है और आंशिक कालसर्प योग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितने तरह के आंशिक कालसर्प योग होते हैं। और आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि यदि आप कालसर्प योग से ग्रसित हैं तो आप मुनिराज आस्तिक नमः का जप करें प्रतिदिन, या अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नौ नामानि नागानाम च महात्मनाम सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अगर आप इसका जप करें तो कालसर्प योग के प्रभाव को आप 70% तक कम कर सकते हैं और कालसर्प योग आपके लिए उतना दुखदाई नहीं साबित होगा। तो मित्रों, मिलते हैं आगे के वीडियो में जब मैं आपको कालसर्प योग से संबंधित सारी बातें बताऊंगा और आपके पूरे भ्रम को खत्म कर दूंगा। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, जैसा कि हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोगों ने कालसर्प योग पे जो श्रृंखला शुरू की थी, आज उसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि किसी जातक की कुंडली कालसर्प से ग्रसित है तो वो जातक बगैर कुंडली देखे भी कैसे जानेगा कि उसकी कुंडली कालसर्प से प्रभावित है। मित्रों, सबसे पहला चीज़ कि उसे हमेशा ऊंचाई से गिरने का एहसास होगा। निद्रा में, स्वप्न में वो हमेशा ऊंचे से गिरता हुआ देखेगा, भूकंप से तबाही होता हुआ देखेगा, सांप को रेंगता हुआ देखेगा सपने में। तो इस तरह से कई चीज़ें उन्हें एहसास कराती हैं कि आपकी कुंडली जो है कालसर्प से ग्रसित है। अब मित्रों, कई दफ़ा आप स्वप्न में देखेंगे कि वृक्ष पे चढ़े हैं और वृक्ष टूट गया अचानक से, यह भी कालसर्प का प्रमाण है। तो यह तो हुई मित्रों कालसर्प योग की बात। आइए अब बात करते हैं कि यदि स्वप्न में सर्प दिखाई पड़ता है तो उसके क्या संकेत बनते हैं। सबसे पहले, यदि किसी भी जातक को कुंडली मार के सर्प अगर बैठा हुआ दिखाई दे तो यह स्वप्न वस्तुतः आपको बताता है कि आपकी कुंडली कालसर्प योग से ग्रसित है। यदि आप देखेंगे कि कोई सर्प जो है वो फन काढ़े हुए बैठा है तो यह अचानक से धन प्राप्ति के संकेत को इंगित करता है कि कहीं से धन मिलने वाला है। इस तरह यदि आपको दिखाई पड़े कि कोई गाय चल रही है और उस पर कोई सर्प झपट रहा है तो यह भी धन प्राप्ति के संकेत हैं। यदि मित्रों आपको बहुत सारे सर्प जो है रेंगते हुए चलते हुए एक साथ दिखाई दें तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके घर के देवी देवता रुष्ट हैं। और यदि आपको दिखता है कि कोई सर्प जो है वो जल में तैर रहा है तो यह भी हमें यह बताता है कि हमारी कुंडली जो है कालसर्प योग से ग्रसित है। मित्रों, कई दफ़ा सर्प जो है हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह भी यह संकेत देता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प योग आने वाला है। गोचर में ही सही, राहु और केतु जो हैं गोचर में ही सारे ग्रहों को बीच में मध्य में लेने वाले हैं, तो यह भी संकेत मिलता है। और मित्रों, यदि कोई सर्प फन काढ़े बैठा है लेकिन फुंकार रहा है आपके ऊपर और दंश मारता है तो यह जातक के मृत्यु के निकट आने का संकेत होता है। तो यह थे मित्रों सर्पों से जुड़े हुए कुछ स्वप्न
जो यदि आप देखते हैं तो आप खुद इसका विवेचना कर सकते हैं कि इसका फल क्या होगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम। कालसर्प योग श्रृंखला में आज एक नई संकेत को, नए बात को जोड़ने का वक्त आ गया है। मित्रों कालसर्प योग में मैं आपको दो चीज़ें आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तो पूर्ण कालसर्प योग होता है, जो आपको इस चित्र से पता चलेगा कि पूर्ण कालसर्प योग किसे कहते हैं। अर्थात राहु लग्न में बैठे हैं, केतु सप्तम भाव में बैठे हैं और सारे ग्रह जो हैं दाहिने हाथ पे बैठे हैं। राहु और केतु के मध्य दाहिने तरफ बैठे हैं, तो यह पूर्ण कालसर्प योग होगा। इसी तरह मित्रों यदि राहु लग्न में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं और सारे ग्रह उनके मध्य बाएं हाथ पे बैठे हैं, तो यह पूर्ण लेकिन विपरीत कालसर्प योग होगा। यह ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आंशिक कालसर्प की भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूर्ण कालसर्प योग और विपरीत कालसर्प योग का विवेचना करना जरूरी था, ताकि कालसर्प योग की पूरी श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आए। तो मित्रों आप गौर से इन दोनों चार्ट्स को देखिए, लग्न चक्र को, और समझने का प्रयत्न कीजिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पूर्ण कालसर्प योग है, क्योंकि दाहिने तरफ सारे ग्रह बैठे हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि यह विपरीत कालसर्प योग है, क्योंकि सारे ग्रह बाएं तरफ बैठे हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो का आप विवेचना करेंगे और इन दोनों जो चार्ट हमने दिखाए हैं, इन दोनों चार्ट पे भी आप काफ़ी अपनी दृष्टि डालेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि पूर्ण कालसर्प योग और विपरीत कालसर्प योग में क्या अंतर है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम। आपके प्यारे चैनल हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज कालसर्प योग पे एक नई जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि मित्रों कालसर्प योग होते कितने तरह के हैं। तो आइए जानने का प्रयत्न करते हैं कि कालसर्प योग कितने तरह के होते हैं। मैं यह जानकारी आपको इसलिए साझा कर रहा हूँ कि आप कभी भी जीवन में बेवकूफ़ न बन सकें, या कोई आपको यह न बना सके कि आपका अमुक कालसर्प योग है और आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, पूरी जानकारी अपने तक रखिए, क्योंकि हर एक हिंदुओं को अधिकार है कि वह हर चीज़ की जानकारी रखे। यह सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। मित्रों किसी भी पूजा पाठ पद्धति पे किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं है, यह समस्त हिंदुओं का अधिकार है, क्योंकि जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजो भवेत् वेद पाठेति विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, अगर हम विप्र हैं तो वेद जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जन्म से तो हम सब एक ही तरह से पैदा होते हैं और शूद्रों की तरह पैदा होते हैं, क्योंकि सब बगैर वस्त्र के ही धरती पे आते हैं। तो ये विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों कालसर्प योग की श्रृंखला में आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि यदि राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है तो यह अनंत कालसर्प योग कहलाता है। मित्रों अगर अनंत कालसर्प योग की बात करने के बाद हम दूसरे कालसर्प योग की बात करें तो कुलिक कालसर्प योग बोलते हैं। इसमें राहु जो है द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, और यदि तृतीय भाव में राहु बैठे हों तो इसको वासुकी कालसर्प कहते हैं। चौथे भाव में राहु हों तो इसको हम लोग शंखपाल कालसर्प योग बोलते हैं। पद्म कालसर्प योग बोलते हैं यदि राहु पंचम भाव में हो। छठे भाव में राहु बैठे हो तो महापद्म कालसर्प योग होता है। सप्तम भाव में यदि राहु बैठे हो तो तक्षक कालसर्प योग होता है, और अष्टम भाव में राहु बैठे हों तो कर्कोटक कालसर्प योग होता है। नवम भाव में अगर राहु बैठे हों तो शंखचूड़ कालसर्प योग बोलते हैं। मित्रों दसम भाव में यदि राहु विराजमान हो तो यह घातक कालसर्प योग होता है। एकादश भाव में राहु अगर हो तो विषाक्त कालसर्प योग होता है, और इसी तरह यदि द्वादश भाव में राहु हो तो शेषनाग कालसर्प योग होता है। अब मित्रों आगे के वीडियो में मैं अनंत से लेकर शेषनाग तक हर एक कालसर्प योग की अलग अलग बातें बताऊंगा कि कौन सी कुंडली कौन से कालसर्प योग से ग्रसित होगी तो क्या होगा और उसके अनिष्ट के प्रभाव से कैसे बचें।
तो इन तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और कालसर्प योग के संबंध में आप खुद एक जानकार व्यक्ति हो जाएं। तो मित्रों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको रोचक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगेगा। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और जैसा कि हम लोगों ने जो श्रृंखला शुरू की है कालसर्प योग की, उसे आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे आंशिक कालसर्प योग की। तो मित्रों, कालसर्प योग की बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी और आपको स्पष्ट भी हो चुका होगा कि पूर्ण कालसर्प योग क्या होता है, विपरीत कालसर्प योग क्या होता है। आज बात करेंगे आंशिक कालसर्प योग की। मित्रों, राहु और केतु के परिधि मतलब मध्य में सारे ग्रह तो होंगे, किंतु कोई एक ग्रह राहु और केतु के परिधि से बाहर होगा। मतलब कि अगर राहु, जैसे इस चित्र में देखिए आप, राहु और केतु, राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। सारे ग्रह इस तरफ हैं, लेकिन चंद्रमा जो है इस तरफ है, सिर्फ एक ग्रह इस तरफ है। तो इसे हम लोग कहते हैं आंशिक कालसर्प योग। अब मित्रों, जैसा आप जानते हैं, पूर्ण कालसर्प योग जितने तरह के होते हैं, आंशिक कालसर्प योग भी उतने ही तरह के होते हैं। यदि राहु प्रथम भाव में बैठा है, केतु सप्तम भाव में बैठा है, सारे ग्रह उसके मध्य बैठे हैं, लेकिन एक ग्रह बाहर बैठा है, तो उसे हम आंशिक अनंत कालसर्प योग बोलते हैं। मित्रों, इसी तरह अगर राहु द्वितीय भाव में बैठा है तो, और ठीक साथ में केतु बैठा है राहु से, तो हम लोग उसको आंशिक कुलिक कालसर्प योग बोलते हैं। इसी तरह राहु जब तृतीय भाव में आएंगे, लेकिन आंशिक कालसर्प योग की बात हो रही है, एक ग्रह हमेशा बाहर रहेगा परिधि से, तो जब राहु तृतीय भाव में बैठेंगे तो उसको हम लोग आंशिक वासुकी कालसर्प योग बोलते हैं। इसी तरह मित्रों, राहु जब चौथे घर में आ जाएंगे, केतु जब 10वें घर में आ जाएंगे, सारे ग्रह ऊपर की ओर या नीचे की ओर रहेंगे, एक ग्रह बाहर रहेगा, तो वह आंशिक शंखपाल कालसर्प योग होगा। इसी तरह 5वें घर में जब राहु रहेंगे तो पद्म कालसर्प योग बनेगा। 6ठे घर में जब राहु रहेंगे तो महापद्म कालसर्प योग बनेगा। 7वें घर में जब राहु बैठेंगे तो तक्षक कालसर्प योग बनेगा। आंशिक जरूर जोड़ लीजिएगा, आंशिक तक्षक कालसर्प योग बनेगा। 8म भाव में जब राहु बैठेंगे तो आंशिक कर्कोटक कालसर्प योग बनेगा। 9वें घर में जब राहु आकर बैठेंगे तो आंशिक शंखचूड़ कालसर्प योग बनेगा। 10वें घर में जब राहु बैठेंगे तो घातक कालसर्प योग बनेगा। इसी तरह मित्रों, जब राहु 11वें भाव में जाकर बैठेंगे और एक ग्रह परिधि से बाहर रहेगी तो विषाक्त कालसर्प योग, आंशिक विषाक्त कालसर्प योग की रचना होगी। और जब राहु द्वादश जाकर बैठ जाएंगे तो आंशिक शेष नाग कालसर्प की रचना होगी। ये सारे आंशिक कालसर्प योग होंगे। अब मित्रों, आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आंशिक कालसर्प योग में कौन सा ग्रह बाहर होगा तो आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब यदि सारे ग्रह एक तरफ है, चंद्रमा बाहर है तो क्या फर्क पड़ेगा, सूर्य बाहर है तो क्या फर्क पड़ेगा, मंगल बाहर है तो क्या फर्क पड़ेगा, गुरु बाहर है तो क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके समक्ष ये संपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा। इस बीच मित्रों, इस ज्ञान को अधिक से अधिक फैलाइए और कालसर्प योग से जुड़ी भ्रामक जानकारियों को खंडित कीजिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए ताकि मैं और दुगने उत्साह से आपकी सेवा कर सकूं। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आंशिक कालसर्प योग के इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह, लेकिन चंद्रमा परिधि से बाहर। तो जब चंद्रमा परिधि से बाहर होंगे तो आपको क्या फल देंगे, आज इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। जय सिया राम। मित्रों, यदि चंद्रमा परिधि से बाहर हैं तो जातक को बहुत ही ज़्यादा मानसिक उथल पुथल झेलना पड़ता है। कई दफ़ा आत्महत्या की प्रवृत्ति बन जाती है, किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाने की ज़रूरत महसूस होती है। प्रवृत्ति बहुत चंचल रहती है, फ्लिकरिंग माइंड रहता है,
कोई डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन लेने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। एक जगह स्थिर रहकर मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता, हमेशा अपना जगह परिवर्तन करता रहेगा यदि चंद्रमा राहु केतु के परिधि से बाहर होकर आंशिक काल सर्प योग बना रहे हैं तो। और मित्रों, यह बहुत ही शुभ संकेत है। मेरे आवाज़ के बाहर गौ माता ने आवाज़ लगाई है, तो आप इस को बहुत शुभ संकेत मानिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन आज अमिताभ बच्चन के फिल्म का एक गाना है कि कल और आएंगे नगमों की बीती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो आइए मित्रों, आज अपने संबंध को और प्रगाढ़ करते हैं। चंद्रमा पे बात कर रहे हैं, काल आंशिक काल सर्प योग की बात हो रही है। चंद्रमा परिधि से बाहर है, सारे ग्रह जो है राहु केतु के मध्य हैं। चंद्रमा क्या प्रभाव देगा, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके। अब इस प्रभाव से बचे कैसे? मित्रों, सबसे पहले आपको शिव जी की पूजा करनी होगी निरंतर। अगर आंशिक काल सर्प योग है, चंद्रमा परिधि से बाहर है, तो आपका एकमात्र बचाने का उपाय आपको शिव जी का पूजा है। कम से कम 6 महीने में एक बार रुद्राभिषेक किया करें। मित्रों, सोमवार का व्रत करें, आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। चावल का दान करें, दही का दान करें, दूध का दान करें, आपको बहुत फल मिलेगा। जिस तखत पे, जिस पलंग पे, जिस दीवान पे आप सोते हो, उसके चारों पाए में चांदी का कील ठोक दें, आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, बुजुर्गों की बहुत सेवा कीजिए। चंद्रमा अगर परिधि से बाहर है तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और चांदी का 2 टुकड़ा लीजिए, चांदी का एक पत्थर लीजिए, उसके 2 टुकड़े बनवाइए। एक टुकड़ा जो है बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, दूसरा टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए, आज सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बात करते हैं, बहुत awkward लगता है कहने में कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार दीजिए, देखते हैं आप कितना प्यार दे सकते हैं हमें। आप जितना प्यार देंगे उसके रेसिप्रोकेशन में मैं आपको एक से एक ज्ञान की वीडियो दूंगा। जय श्री राम। मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, खंड शुरू किया है काल सर्प योग के बारे में। उसमें मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दे दिए हैं। काल सर्प योग क्या है, उसका संपूर्ण परिचय, पूर्ण काल सर्प योग, विपरीत काल सर्प योग, आंशिक काल सर्प योग। अब मित्रों, आज बात करेंगे आंशिक काल सर्प योग में। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आंशिक काल सर्प उसको बोलते हैं कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हों, लेकिन कोई एक ग्रह इस परिधि से बाहर हो। तो मित्रों, इस तरह से राहु केतु को छोड़ दीजिए, तो बाकी के 7 ग्रह अगर परिधि से बाहर होते हैं एक एक करके, तो उसका क्या प्रभाव आएगा, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर हम सारे ग्रहों को एक साथ लेकर चलें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए एक एक ग्रहों की बात करेंगे। कोशिश करूंगा 1 या 2 ग्रहों को एक साथ लेकर चलने की। तो मित्रों, फर्ज करते हैं कि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, और सारे ग्रह उनके मध्य दाहिने तरफ बैठे हैं, और सूर्य बाहर की ओर बैठे हैं। तो सूर्य जब बाहर की ओर बैठे हैं तो सूर्य क्या प्रभाव देंगे, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और सूर्य के बाद फिर बात करेंगे मित्रों चंद्रमा की, कि अगर चंद्रमा परिधि से बाहर है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मित्रों, आइए सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। यदि सूर्य राहु केतु की परिधि से बाहर है तो जातक को बहुत तनाव रहेगा, जातक हमेशा तनावग्रस्त में बना रहेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आलस्य उनको घेरे रहेगा। मित्रों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा वयम नावसीदति। तो आलस्य हमेशा घेरे रहेगा। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे तो बहुत ही निकम्मापन, लेथार्जीनेस, शक्ति विहीन, मतलब खुद को लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जातक ऐसा समझने लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मित्रों, जातक अपना मनोरथ सिद्ध करने में बहुत ही विघ्न महसूस करेगा, बहुत ही व्याधि आएगी। तो ये तो सूर्य का प्रभाव हो गया अगर काल सर्प योग में परिधि से बाहर है। अब मित्रों, आपको करना क्या चाहिए कि आप इन चीज़ों से बच सकें।
सबसे पहला काम आपको करना है कि कोई भी कार्य शुरू करिए तो मिष्ठान खाकर शुरू कीजिए। एक बर्फ़ी खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए, पेड़ा खा लीजिए, चीनी खा लीजिए, मिश्री खा लीजिए, कुछ भी मिष्ठान खा के आप अपना कार्य शुरू कीजिए। दूसरा मित्रों, अगर बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से आपको बहुत लाभ होगा। रविवार का व्रत कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और मित्रों, सोना, छोटा सा सोना का पत्थर बनवा लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अगर सोना आपके रीच में नहीं है तो तांबे का पत्थर बनवा लीजिए, उसका 2 टुकड़ा कर दीजिए। एक टुकड़ा आप बहते नदी में डाल दीजिए, बहते जल में प्रवाह कर दीजिए, और दूसरा टुकड़ा अपने पर्स में रख लीजिए। आपको आशा के विपरीत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और आपको आंशिक काल सर्प योग में बहुत राहत मिलेगा। और मित्रों, मैंने यह आपको एग्जाम्पल बताया है, राहु प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो, लेकिन ये समस्त चक्र में यही लागू होगा। सिर्फ सूर्य बाहर रहेंगे तो यह प्रभाव होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, या मैं समझाने में सक्षम हो रहा हूँगा। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में जो काल सर्प योग की जो हम अपनी श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोग आंशिक काल सर्प योग की बात कर रहे हैं। और आंशिक काल सर्प योग में कोई एक अन्य जो है वो राहु केतु की परिधि से बाहर है, उस पर बात कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा का वीडियो डल चुका है, आप उसे देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखें। मित्रों, आज बात करेंगे मंगल के बारे में कि यदि आंशिक काल सर्प योग है और राहु केतु की परिधि से अगर मंगल बाहर है तो क्या हो सकता है। मित्रों, यदि मंगल बाहर हैं राहु केतु के परिधि से, तो मंगल से संबंधित दुष्प्रभाव जातक में देखने को मिलेंगे। रक्त संबंधी बीमारियां होंगी। मित्रों, जातक को भाई से बहुत नुकसान होगा। भाई के अलावा भूमि से बहुत नुकसान होगा। जमीन वगैरह का विवाद जो है हो सकता है जातक के लिए जानलेवा सिद्ध हो या बहुत ही विवाद का कारण बन जाए। ऐसे में जातक को जो उपाय करने चाहिए वो मैं अवश्य बताना चाहूँगा, ताकि जो आंशिक काल सर्प योग में मंगल परिधि से बाहर है, इनके कुप्रभावों से, इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। मित्रों, सबसे पहले तो जातक को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, और मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, अपने बड़े भाई की सेवा, अपने छोटे भाई की सेवा करने से भी जातक को प्रसन्नता महसूस होगी। और तंदूर की सिकी हुई रोटी यदि गरीबों को खिलाई जाए, मीठी रोटी, तो भी जातक को बहुत अच्छा फल मिलता है। और मित्रों, इसमें करना क्या है कि ईंट के 2 टुकड़े ले लें, छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लें। एक टुकड़े को पानी में प्रवाहित कर दें और एक टुकड़े को आजीवन अपने पास रखें। तो इस काल सर्प योग से जातक को मुक्ति मिलेगी और जातक तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ पाएगा। मित्रों, मंगलवार का व्रत भी रखना काफ़ी लाभप्रद होगा। और मंगल स्तोत्र या मंगल कवच का पाठ, हनुमान जी का पाठ, हनुमान बाहुक का पाठ भी आपको बहुत राहत देगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में जो हमारी श्रृंखला चल रही है आंशिक काल सर्प योग में एक ग्रह के बाहर होने के क्या परिणाम मिलते हैं, इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे बुध के बारे में। यदि आंशिक काल सर्प योग है, राहु केतु के परिधि से बुध बाहर हैं, तो क्या हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। मित्रों, बुध को देवताओं का संदेश वाहक कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि देवताओं से रुचि खत्म हो जाएगी। जिस जातक की के भी कुंडली में आंशिक काल सर्प योग होगा और बुध बाहर होंगे, ऐसे जातक देवताओं में रुचि नहीं रखेगा। दूसरी बात कि वाणी जो है उसकी बहुत प्रिय नहीं होगी, बहुत अच्छी वाणी नहीं होगी। तीसरी बात, स्मरण शक्ति का ह्रास होगा। सरकारी नौकरी मिलने के योग कम हो जाएंगे, यदि मिलते भी हैं तो नौकरी में बहुत परेशानी रहेगी। कार्य क्षेत्र हमेशा डिस्टर्ब रहेगा।
और म्यूजिक में, संगीत में भी जातक की रुचि नहीं रहेगी। मित्रों, आइए आज उपाय की बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या उपाय करें कि यदि आपके राहु केतु की परिधि से बुध बाहर हैं तो आपको राहत मिले। मित्रों, सबसे पहली बात तो आपको बुधवार को दुर्गा जी की आराधना करनी होगी। दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, ओम दुर्वांग कुरान समर्पयामि बोल के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, या गीला अक्षत चढ़ाइए, ओम इदम अक्षतम बोल के। इसके अलावा मित्रों, आपको सीप या हीरा सबके बीच में नहीं होता, और हीरा को कोई भी खरीद के प्रवाहित नहीं करेगा, मुझे जहाँ तक पता है। तो सीप ले लें, 2 सीप ले लें, एक सीप को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे सीप को अपने पास रख लें, तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा। यदि आप घर में तोता पालते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा, या गाय को पालक खिलाइए तो भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूंग का दाल, हरे मूंग को आप दान करिए, किसी निर्धन को दीजिए या किसी मंदिर में दीजिए, तो भी आपको बहुत लाभ होगा। और यदि आपके आंशिक कालसर्प योग है और राहु केतु के परिधि से बुध बाहर हैं तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा और आपकी ज़िंदगी सफलता की ओर बढ़ेगी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में जो अपनी काल सर्प योग की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आंशिक काल सर्प योग की, तो आंशिक काल सर्प योग एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह होंगे, लेकिन अपोजिट साइड में कोई एक ग्रह परिधि से बाहर होगा। तो मित्रों, इस पे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध के अलग अलग वीडियो मैं आपके सामने दे चुका हूँ, जो आपके ज्ञान में वर्धन करेगा, आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। आंशिक काल सर्प योग पे आपका नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। उस तरह मित्रों, इस श्रृंखला में आज बात करेंगे बृहस्पति की। यदि बृहस्पति आंशिक काल सर्प योग हो और बृहस्पति राहु केतु की परिधि से बाहर हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने से वृद्धजनों से तिरस्कार झेलना पड़ता है, अपने गुरुजनों की फटकार झेलनी पड़ती है, विद्या अध्ययन पूरी नहीं हो पाती, विद्या में रुकावट होती है, और सबसे बड़ी बात कि मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचता रहता है। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप उपाय कीजिए, अगर आपकी कुंडली में यह स्थिति बनती है तो, ताकि आप परेशानी से बच सकें। और आपको सबसे पहले तो यह करना है कि गुरुवार का व्रत रखिए और गुरुवार को गाय को केला खिलाइए, ताकि आपके इस दोष का निवारण हो सके। दूसरा मित्रों, अगर आप घर में बाग बगीचे रखे हुए हैं तो पीले पुष्प को लगाइए, अगर नहीं रखे हैं तो गमले में पीले पुष्प को लगाइए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि सोना पहनिए, सोने की अंगूठी पहनिए या सोना दान करिए, तो भी आपको बहुत राहत मिलेगा। मित्रों, हरिवंश पुराण खरीदिए, हरिवंश पुराण का पाठ करिए, उसको सर पे रख के किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सोने का छोटा सा पत्थर ले लीजिए, उसे 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, एक टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, दूसरा टुकड़ा अपने पास रखिए। मित्रों, इस उपाय से आपका आंशिक काल सर्प योग, जिसमें बृहस्पति बाहर होंगे, से आपको बहुत राहत मिलेगा और आपकी कुंडली बहुत सफल कुंडली हो जाएगी और ज़िंदगी में भी सफलता मिलने लगेगी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। आंशिक काल सर्प योग की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे, यदि राहु केतु की परिधि से शुक्र बाहर हो और आंशिक काल सर्प योग हो। आंशिक काल सर्प योग तभी बनेगा जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह रहेंगे और विपरीत साइड में एक ग्रह बाहर रहेगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं शुक्र की। बृहस्पति, बुध, चंद्रमा,
मंगल, सूर्य पे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल चुका है। तो मित्रों आइए आज जानते हैं कि अगर यदि आंशिक काल सर्प योग में शुक्र बाहर हैं तो क्या दुष्परिणाम मिलते हैं। सबसे पहली बात मित्रों कि दाम्पत्य जीवन में कलह भरा रहता है, हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन टूट भी जाए। इसके अलावा त्वचा रोग होने की संभावना रहती है, गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना रहती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आपको सबसे पहला उपाय यह करना चाहिए कि संतोषी माता की पूजा कीजिए, शुक्रवार का व्रत कीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट खट्टा मत खाइए, कुछ भी अचार वगैरह मत खाइए शुक्रवार को। दूसरा, गोदान करिए। अगर गोदान करने में सक्षम नहीं है तो गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके अलावा मित्रों आप हीरा पहनिए या स्फटिक पहनिए, हीरा का सब्स्टिट्यूट, और 2 अमेरिकन डायमंड ले लीजिए या 2 मोती ले लीजिए। एक मोती को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए या अमेरिकन डायमंड को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और दूसरा अपने पास रख लीजिए। तो आपकी शुक्र से संबंधित यह परेशानी जाती रहेगी और आंशिक काल सर्प योग का दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत सफल हो जाएगी। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं और आपके समक्ष नई नई जानकारी लेकर आता रहूं और हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करता रहूं। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज आंशिक काल सर्प योग में किसी एक ग्रह के बाहर रहने की श्रृंखला का अंतिम वीडियो, यानी कि शनि यदि बाहर हैं आंशिक काल सर्प योग में, उसके वीडियो की प्रस्तुति आपके सामने लेकर आया हूं। तो मित्रों फर्ज कीजिए कि कुंडली में आंशिक काल सर्प योग है, सारे ग्रह राहु केतु के मध्य हैं और शनि जो है राहु केतु की परिधि से बाहर हैं। तो इसका दुष्परिणाम तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको शनि फल देंगे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ही भयावह स्थिति होगी। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुखदायक स्थिति शनि प्रदान करेंगे। यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं शनि की इस अवस्था की वजह से, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि शनिवार को व्रत रखिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मित्रों मेरा दूसरा सलाह आपको यह होगा कि काल भैरव के मंदिर में जाकर शराब चढ़ाइए या सर्पों को दुग्धपान कराइए, तो आपको बहुत राहत मिलेगा। इसके अलावा मित्रों काला नमक ले लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, दूसरा टुकड़ा अपने घर में सुरक्षित किसी कपड़े में बांधकर, काले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आंशिक काल सर्प योग में यदि शनि बाहर रहेंगे तो इसके दुष्परिणामों से आप बचे रहेंगे। तो इस तरह मित्रों यहाँ पे हमारा आंशिक काल सर्प योग में किसी ग्रह के राहु केतु के परिधि से बाहर रहने की श्रृंखला का यहाँ पे समापन होता है। इसके बाद मित्रों हम लोग आगे बात करेंगे आंशिक काल सर्प योग में कितने तरह के काल सर्प योग होते हैं और पूर्ण काल सर्प योग में कितने तरह के काल सर्प योग होते हैं, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं और क्या उपाय करने चाहिए। यह सब वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी आपके समक्ष आ रहा हूँ। तब तक प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, हिंदुओं तक जानकारी पहुँचाते रहिए। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम। मित्रों हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में जो हमारी श्रृंखला चल रही थी आंशिक काल सर्प योग में कोई एक ग्रह राहु केतु के परिधि से बाहर, वह श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और आप उसको हमारे प्लेलिस्ट काल सर्प योग में भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मित्रों आइए अब शुरू करते हैं जो पूर्ण काल सर्प योग में और विपरीत काल सर्प योग में
जो विभिन्न काल सर्प योग बनते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और क्या उपाय करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। मित्रों, जन्म पत्रिका में काल सर्प योग एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारा भटकाव है। बहुत लोग सही मार्ग नहीं दिखलाते और कहते हैं कि आप काल सर्प योग की शांति करवा लीजिए, मैं कर दूंगा। मित्रों, सनद रहे आपको कि यदि बीमार आप हैं तो दवा आपको खानी पड़ेगी। कोई अन्य आदमी आपके बदले दवा खाएगा तो आप ठीक नहीं होंगे। तो कुछ उपाय मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो सिर्फ आपको करने चाहिए, इससे आपके काल सर्प योग का दुष्परिणाम जाता रहेगा। तो आइए सबसे पहले आज बात करते हैं अनंत काल सर्प योग की। इसमें मैं पूर्ण काल सर्प योग और विपरीत काल सर्प योग, मतलब पूर्ण अनंत काल सर्प योग और विपरीत अनंत काल सर्प योग दोनों की चर्चा करूंगा। मित्रों, राहु प्रथम भाव में बैठा होगा और केतु सप्तम भाव में बैठे होंगे, और राहु केतु के मध्य यदि सारे ग्रह होंगे तो वह पूर्ण अनंत काल सर्प योग होगा। और इसी तरह अगर राहु प्रथम भाव, केतु सप्तम भाव और केतु राहु के मध्य, देखिएगा थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, राहु केतु के मध्य पूर्ण अनंत काल सर्प योग, केतु राहु के मध्य विपरीत अनंत काल सर्प योग। मतलब जब जिधर से केतु चल रहे हैं उधर से आप देखेंगे राहु के साथ, तो वह आपको विपरीत काल सर्प योग दिखेगा। और जब राहु और केतु के मध्य जिधर राहु चल रहे हैं, अगर आप उधर से देखेंगे तो आपको पूर्ण काल सर्प योग दिखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है तो यह अनंत काल सर्प योग होगा, या तो वो पूर्ण हो या विपरीत हो। मित्रों, इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जिस जातक के कुंडली में अनंत काल सर्प योग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मानसिक अशांति, मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। मित्रों, जातक धीरे धीरे झूठ बोलने का आदी हो जाता है, छल कपट भी बहुत मन में आ जाता है। इसके अलावा अननेसेसरी जातक को कोर्ट कचहरी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यह अनंत काल सर्प योग का पहचान है। आप इससे बचने के लिए क्या करें कि प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करें। आप मित्रों, 11 बार 21 बार करने से काम नहीं चलेगा। 108 बार आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करना है और 11 बार महामृत्युंजय का जप करना है प्रतिदिन। ओम हों ओम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्रौं जूम सह हों ओम। अगर ये पूरा नहीं कर सकते हैं तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इतना तो करना ही पड़ेगा। 11 बार प्रतिदिन कीजिए। काल सर्प योग शांति करवाइए किसी विद्वान से। अगर पंचमी तिथि हो, शनिवार हो, तो काल सर्प योग की शांति करवाइए। काल सर्प यंत्र की आपने घर में पूजा स्थल पर स्थापना कर लीजिए और प्रतिदिन सुबह शाम कपूर की आरती दिखाइए। राहु का जप निरंतर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। अगर प्रतिदिन ना हो सके तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अवश्य कीजिए। इसके अलावा मित्रों, जो सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, जिसे हम लोग नाग पंचमी कहते हैं, उसमें आप व्रत अवश्य करें। ऐसा करिए, अनंत काल सर्प योग से आपको बिल्कुल राहत मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही उपयोगी लगेगी। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आपका बहुत स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं काल सर्प योग के श्रृंखला की। और काल सर्प योग श्रृंखला में आपको कई वीडियो मिल चुके हैं, जिसमें आंशिक काल सर्प योग के वीडियो शामिल हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूर्ण और विपरीत काल सर्प योग की। इसमें जितने तरह के काल सर्प योग हैं उनकी चर्चा चल रही है और अनंत काल सर्प योग पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुलिक काल सर्प योग पे। मित्रों, राहु द्वितीय भाव में यदि होगा और उसी हिसाब से अगर केतु अष्टम स्थान में होगा तो कुलिक नामक काल सर्प योग बनेगा। राहु द्वितीय स्थान में, केतु अष्टम स्थान में, और राहु केतु के मध्य सारे ग्रह तो पूर्ण कुलिक काल सर्प योग।
केतु राहु के मध्य सारे ग्रह, तो विपरीत कुलिक काल सर्प योग। मित्रों आइए जानते हैं कुलिक काल सर्प योग के जातक को क्या सहना पड़ता है। मित्रों सबसे पहली बात तो जिंदगी में अचानक से ऊपर उठाकर ले जाएगा, अचानक से नीचे गिरा देगा। यह सिर्फ कुलिक में ही नहीं होता, यह काल सर्प योग का पहला पहचान है कि जातक को बहुत अच्छा कर देगा कभी और कभी बहुत नीचे गिरा देगा। और कुलिक काल सर्प योग में मित्रों क्या होता है कि शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा रुक रुक कर होती है या शिक्षा अधूरी रह जाती है, आँखों में समस्या, दांतों में समस्या लगातार बनी रहती है, परिवार में कलहपूर्ण वातावरण बना रहता है। मित्रों आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से कर्ज बहुत लेना पड़ता है, जिसमें आदमी उलझता चला जाता है। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, यहाँ तक कि कभी कभी वियोग भी हो जाता है, तलाक भी हो जाता है। मित्रों आइए जानते हैं क्या करें कि कुलिक काल सर्प योग के दुष्परिणाम से बच सकें। मित्रों सबसे पहले तो आप घर में श्री कृष्ण की फोटो या प्रतिमा ले आइए, आप उनका पूजा कीजिए। अगर आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो कुलिक काल सर्प योग में आपको शांति मिलेगी। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, नाग पंचमी को काल सर्प योग की शांति करवाएं किसी विद्वान के द्वारा। राहु केतु दोनों के मंत्र का प्रतिदिन आपको जप करना है। बुधवार के, शनिवार, बृहस्पतिवार करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा राहु और केतु दोनों के मंत्रों का जाप। राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करिए मित्रों। और जो आपके लग्नेश हैं, लग्नेश अगर आप नहीं समझते तो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न कहते हैं, और उसमें जितने नंबर लिखे रहते हैं वही हमारा लग्न होता है और उसी के स्वामी हमारे लग्नेश होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप 1 लिखा हुआ है तो मेष लगन होगा और लग्नेश जो है मंगल होंगे। अगर 2 लिखा हुआ है तो वृष होगा और वृष के स्वामी शुक्र होते हैं। उसी तरह अगर 12 लिखा है तो मीन होगा, मीन लगन, और उसके स्वामी बृहस्पति होंगे। तो जो भी आपका लग्न है और जो आपके लग्नेश हैं उसका पत्थर अवश्य पहने, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो किसी जानकार से, किसी विद्वान से अपनी कुंडली दिखवाकर पता कर लीजिए कि आपके लग्नेश कौन है और उनका नग पहनिए। आपकी जानकारी के लिए वो आपको लग्नेश का पत्थर भी बता देंगे। जैसे मंगल का मूंगा होता है, सूर्य का माणिक होता है, चंद्रमा का मोती होता है, बुध का पन्ना होता है, गुरु का पुखराज होता है, शुक्र का हीरा होता है, शनि का नीलम होता है, राहु का गोमेद होता है और केतु का लहसुनिया होता है, जिसे कैटसाई भी कहते हैं। ये सारे लग्न के पत्थर हैं। जो आपके लग्नेश हैं उसका पत्थर आप पहनिए, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। मित्रों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे भरपूर प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में जो काल सर्प योग की जो अपनी श्रृंखला चल रही है, इसमें अनंत काल सर्प योग और कुलिक काल सर्प योग, इन दोनों पे आपको वीडियो पहले ही मिल चुका है। जो हिंदू जीवन ज्ञान चैनल के प्लेलिस्ट में काल सर्प योग नामक प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। मित्रों आज तीसरे तरह के काल सर्प योग यानी वासुकी काल सर्प योग की बात करेंगे। तीसरे तरह की मैंने इसलिए कहा कि यदि राहु तृतीय भाव में होंगे और केतु नवम भाव में होंगे तो वासुकी काल सर्प योग बनेगा। राहु तृतीय भाव में, केतु नवम भाव में, मतलब वासुकी काल सर्प योग। अब मित्रों यदि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह होंगे तो पूर्ण वासुकी काल सर्प योग बनेगा, और केतु राहु के मध्य यदि सारे ग्रह होंगे तो विपरीत वासुकी काल सर्प योग बनेगा। परिणाम एक ही होगा, उपाय भी एक ही होगा। मित्रों इसमें वासुकी काल सर्प में होता क्या है कि सबसे पहले तो अपने से छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से बहुत ही मानसिक तनाव बना रहता है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जातक में साहस की कमी हो जाती है, जातक पराक्रम में कमी हो जाती है जातक को, जिसकी वजह से कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। इसके अलावा मित्रों यदि जातक को यात्रा करनी पड़ती है तो उसमें बहुत कष्ट होता है, जातक को गले में बहुत तकलीफ रह सकती है, और जातक अननेसेसरी कानूनी पचड़े में बहुत ज़्यादा उलझ के फंस के रह जाता है, जिसमें आर्थिक हानि भी होती है।
मित्रों, यह वासुकी काल सर्प योग का पहचान है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जितना ज़्यादा महामृत्युंजय कर सकते हैं, प्रतिदिन महामृत्युंजय का जप किया कीजिए। मंत्र मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, अनंत काल सर्प योग के वीडियो में महामृत्युंजय के दोनों मंत्र दे चुका हूँ। इसके अलावा मित्रों, आपको काल सर्प शांति यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। हर वर्ष पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। यदि आपके पिता जीवित हैं तो उनसे करवाइए, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। यदि पिता नहीं हैं आपके तो आप स्वयं कीजिए पितरों का श्राद्ध, लेकिन प्रतिवर्ष कीजिए। इसके अलावा नाग पंचमी का व्रत रखिए। और मित्रों, शनिवार को या किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 11 नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। पक्षियों को सप्तधान्य चुगाइए या जौ चुगाइए और बहते हुए पानी में सप्तधान्य या जौ को प्रवाहित कीजिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। करके देखिए, वासुकी काल सर्प योग के दुष्परिणाम जाते रहेंगे। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में बात चल रही है काल सर्प योग श्रृंखला की, और आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण काल सर्प योग और विपरीत काल सर्प योग में शंखपाल काल सर्प योग की। मित्रों, यदि राहु चौथे भाव में होंगे और केतु दसम भाव में होंगे तो शंखपाल काल सर्प योग बनेगा। यदि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे होंगे तो पूर्ण शंखपाल काल सर्प योग बनेगा, और केतु राहु के मध्य सारे ग्रह बैठे होंगे तो विपरीत काल सर्प योग बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हैं तो पूर्ण शंखपाल काल सर्प योग बनेगा। केतु राहु के मध्य सारे ग्रह बैठे हैं तो विपरीत शंखपाल काल सर्प योग बनेगा। मित्रों, आइए जानते हैं शंखपाल काल सर्प योग में आपको परेशानियां क्या क्या आ सकती हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको माता का सुख नहीं मिलेगा, माता को बहुत कष्ट रहेगा, माता बीमार रहेंगी और माता की वजह से बहुत ही आपको मानसिक तनाव और आर्थिक हानि उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा मित्रों, चूँकि चौथा भाव सुख का होता है, राहु वहाँ बैठे हैं, घर वाहन भवन का भाव होता है, तो सुख में कमी होगी, घर में के सुख में कमी होगी, वाहन के सुख में कमी होगी। और केतु कर्म के भाव में बैठे हैं तो कर्म में भी आपको बहुत परेशानी होगी। यह ध्यान रखिएगा, आपको बगैर गलती के अपमान झेलना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा करने पे भी अपयश का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी काम का जस नहीं मिलेगा। हमेशा अनजाने भय से ग्रसित रहेंगे और अवसाद रहेगा। कभी कभी अवसाद बहुत गंभीर हो सकता है, बहुत सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं क्या करें कि शंखपाल काल सर्प योग से आपको मुक्ति मिले। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि आपको काल सर्प शांति यज्ञ करवाने पड़ेंगे। और काल सर्प शांति योग पुरोहित को अपने घर बुलाकर अपने साथ बैठकर करवाएं ताकि आपको लाभ मिले। 1.25 किलो जौ बहते जल में शनिवार की संध्या को प्रवाहित करें, आपको बहुत लाभ होगा। नाग पंचमी का व्रत करें मित्रों। राहु के मंत्र का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पारद शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय का जप करिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जप की संख्या 21 से 51 रखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रतिदिन महामृत्युंजय कीजिएगा, लेकिन शिवलिंग पारद शिवलिंग होने चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ आप शंखपाल योग के कष्टों से मुक्त होंगे इन उपायों को करके। आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग बात कर रहे हैं काल सर्प योग श्रृंखला की। जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु के मध्य सारे ग्रह होते हैं तो काल सर्प योग बनता है। अलग अलग राहु केतु के प्लेसमेंट में अलग अलग काल सर्प योग बनते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे पद्म काल सर्प योग की। मित्रों, पद्म काल सर्प योग में राहु जो है 5वें स्थान में बैठा होगा और केतु जो है वो 11वें स्थान में होगा। और राहु केतु के मध्य सारे ग्रह होंगे
तो पूर्ण पद्म काल सर्प योग बनेगा, और केतु राहु के मध्य सारे ग्रह होंगे तो विपरीत पद्म काल सर्प योग बनेगा। मित्रों, पद्म काल सर्प योग में सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो जातक को शिक्षा ग्रहण करने में, खास करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है और उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसके अलावा मित्रों, चूँकि पांचवा घर जो है वो शिक्षा और संतान का होता है, तो संतान भी बहुत मुश्किल से होती है। या तो संतान नहीं होगी या बहुत मुश्किल से होगी, अगर होगी तो रोगग्रस्त रहेगी संतान, और या तो जातक वृद्धावस्था में जब पहुंचता है तो संतान उसकी उसे छोड़कर चली जाती है। यह बहुत बड़ा पहचान है पद्म काल सर्प योग का। इसके अलावा मित्रों, जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि की आदत लग जाती है, संगति गलत हो जाती है। मित्रों, इसमें आपको करना क्या चाहिए कि प्रतिदिन सर्प सूक्त का पाठ कीजिए। इसके अलावा श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। और सावन की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, नाग पंचमी, उस दिन व्रत कीजिए और काल सर्प योग शांति करवाइए। और घर में मोर पंख अवश्य रखें। मोर पंख रहने से पद्म काल सर्प योग में शांति होती है। और अपने से विद्वान जनों का सम्मान करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, विद्वता को सम्मान दें, तो पद्म काल सर्प योग शांत रहेगा और आपको बहुत आशातीत लाभ होगा। मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में बहुत स्वागत है आपका। और मित्रों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग की। यह श्रृंखला चल रही है। आंशिक काल सर्प योग हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे काल सर्प योग श्रृंखला में महापद्म काल सर्प योग की। मित्रों, महापद्म काल सर्प योग में राहु जब छठे भाव में होते हैं और केतु 12वें भाव में होते हैं तो यह महापद्म काल सर्प योग की स्थिति बनती है। इसमें जातक को सबसे पहला आपको देखना होगा कि जातक रोगग्रस्त रहता है, ऋण से मुक्त नहीं हो पाता, ऋण से घिरा रहता है और मुकदमेबाजी में भी इन्वॉल्व हो जाता है जातक। तो मित्रों, ऐसे केस में उपाय तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। जातक के मामा को बहुत कष्ट होता है और इसके अलावा धन की कमी हमेशा महसूस होगी। कभी भी कोई ज़रूरी काम आपका पड़ेगा तो उसमें धन बहुत आपको महसूस होगा कि धन की कमी क्या होती है। और आपको जो इसके लिए उपाय करना है ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें, सबसे पहली बात मित्रों, आपको श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। वही आपके देवता हैं, वही आपको महापद्म काल सर्प योग से बचा सकते हैं। नाग पंचमी का व्रत करें मित्रों। पंचमी, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को 1.25 किलो जौ बहते हुए जल में प्रवाहित करें, बहुत आराम मिलेगा आपको। प्रतिदिन 11 बार महामृत्युंजय का जप अवश्य करें अपने घर में पूजा स्थल पर बैठ के। घर में चांदी के सर्प को स्थापित कर लें घर में चांदी के सर्प को स्थापित कर लें, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और पितरों के लिए आपको रुचि मुनि द्वारा बोले गए स्तोत्र का पाठ करना होगा। मित्रों, रुचि मुनि के स्तोत्र का पाठ का वीडियो आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो डाल रखा है, कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ तो नहीं है। इसमें आपको रुचि मुनि कृत स्तोत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मार्कंडेय पुराण में भी है, तो वहाँ से आप रुचि मुनि स्तोत्र ले सकते हैं और उसका पाठ कीजिए। खास करके आश्विन महीने में, जिसे कुआर भी कहते हैं, कि नवरात्र से पहले जो पितृपक्ष होता है उसमें 15 दिन तक लगातार रुचि मुनि कृत पितरों के श्लोक का पाठ करें, आपको बहुत राहत मिलेगा। इन उपायों को करके देखिए, आपके महापद्म काल सर्प योग की शांति हो जाएगी। जय सिया राम।
मित्रों जय सिया राम। आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ आपके लिए काल सर्प योग की श्रृंखला लेकर। मित्रों विभिन्न काल सर्प के बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़े हैं, वहाँ से देखिए और समझने की चेष्टा कीजिए। आज बात करेंगे मित्रों तक्षक काल सर्प योग की। मित्रों यदि राहु 7वें भाव में हो और केतु प्रथम भाव में हो यानी लग्न में हो तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प योग में क्या दुष्परिणाम होंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। मित्रों सबसे पहली बात तो वैवाहिक संबंधों में कटुता रहेगी, कई दफ़ा तो वैवाहिक संबंध टूट भी जाते हैं। इसके अलावा मित्रों पारिवारिक क्लेश बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। यदि आपका कोई व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो निश्चित रूप से धोखा मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे जातक के जिनको तक्षक काल सर्प योग हो, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। शारीरिक कष्ट तो पूछिए मत, बहुत कष्ट रहेंगे। कभी पेट दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी से संबंधित बीमारी, तमाम परेशानियां आपको बनी रहेंगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी विरक्ति की भावना भी अंदर कहीं ना कहीं डेवलप होती चली जाएगी। तो मित्रों तक्षक काल सर्प योग के दुष्परिणाम आपके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए आइए देखते हैं क्या उपाय किया जाए। मित्रों सबसे पहला तो आपको अपने पूजा के घर में काल सर्प शांति यंत्र स्थापित कर लेना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उनके समक्ष बैठकर महामृत्युंजय जप को निश्चित रूप से करें। और किसी भी शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बहते हुए जल में 108 सर्प, धातु के सर्प 108 सर्प को प्रवाहित कर दीजिए। मित्रों जब बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो तो शनिवार को संध्या में 1.25 किलो जौ बहते जल में प्रवाहित करें, आपकी परेशानी तत्काल खत्म हो जाएगी। और इन सब उपायों को करने से आपको तक्षक काल सर्प योग से मुक्ति मिलेगी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी और बदले में आप अपना प्यार देंगे। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग जो काल सर्प योग की श्रृंखला पे बात कर रहे हैं उसमें आज हम लोग बात करेंगे मित्रों कर्कोटक काल सर्प योग की। कर्कोटक काल सर्प योग की स्थिति तब बनती है जब राहु 8वें भाव में हो और केतु दूसरे भाव में हो। और इसी तरह राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हों तो पूर्ण कर्कोटक काल सर्प योग बनता है, और केतु राहु के मध्य सारे ग्रह हों तो विपरीत कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। मित्रों कर्कोटक काल सर्प योग में सबसे पहली मुसीबत आपको यह आएगी कि पल पल पे भाग्योदय में बाधा महसूस होगी, लगेगा ही नहीं कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। ऐसे जातक को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो दीर्घकालीन होती हैं, लंबी बीमारियां हो जाती हैं। मित्रों नौकरी में यदि जातक है या बिजनेस कर रहा है तो उसे नौकरी में, बिजनेस में असफलता मिलना निश्चित है। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, मित्र भी विश्वासघात करेंगे, नौकर भी विश्वासघात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि कर्कोटक काल सर्प योग के जातक को शस्त्राघात का भय रहता है, गोली लगने का, चाकू लगने का भय बना रहता है। तो मित्रों कैसे हम कर्कोटक काल सर्प योग से खुद को निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहली बात है कि 108 दाने की रुद्राक्ष की माला गले में अवश्य धारण करें और धारण किए रहें। मित्रों सर्प सूक्त का पाठ अवश्य करें, महामृत्युंजय का जप प्रतिदिन करें 11 बार 21 बार, जितना बार आपसे प्रेम से भावना, अच्छे भावनाओं के साथ हो सकता है आप अवश्य करें। राहु के 108 यंत्र खरीद लें और उसे शनिवार को बहते हुए जल में, संध्या में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और मित्रों शनिवार के दिन राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का दान खास करके कुष्ठ रोगियों को करें तो आपको इस काल सर्प योग के बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों आशा करता हूँ बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको दी है और बदले में आप मुझे बहुत प्यार देंगे। जय सिया राम। मित्रों जय सिया राम।
मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोग जो एक श्रृंखला पे बात कर रहे हैं, कालसर्प योग श्रृंखला पे, पूर्ण और विपरीत कालसर्प योग श्रृंखला में अलग अलग जो कालसर्प बनते हैं उस पर जो हमारी चर्चा चल रही है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे कि यदि राहु नवम भाव में हो और केतु तृतीय भाव में हो तो शंखचूड़ कालसर्प की सृष्टि होती है। और शंखचूड़ कालसर्प योग यदि आपकी कुंडली में बनता है मित्रों, तो शंखचूड़ कालसर्प योग के जातक का भाग्य जैसे रूठ सा जाता है। पिता की ओर से कोई संपत्ति नहीं मिलती, भाग्य रूठा रहता है, धार्मिक यात्राएं नहीं होती, जातक को शासन सरकार की तरफ से कष्ट झेलना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, जातक बहुत परेशान रहता है और किसी भी कार्य में जातक को सफलता नहीं मिलती मित्रों। तो आइए आज बात करते हैं कि शंखचूड़ कालसर्प योग में हम करें क्या जिससे हमारा शंखचूड़ कालसर्प के अनिष्ट का प्रभाव खत्म हो जाए। मित्रों, सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको त्रिशूल स्थापित कर देनी चाहिए अगर शंखचूड़ कालसर्प योग है तो। दूसरी बात मित्रों कि यदि नाग पंचमी को या किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आप सांपों को दुग्ध पान कराएं, मतलब सांप के पास दूध लेके नहीं जाना, सांपों के निमित्त आप किसी कटोरे में दूध निकालकर घर के मुख्य द्वार से बाहर रख दें, तो मित्रों आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा मित्रों आपको करना क्या चाहिए कि घर में कालसर्प योग शांति यंत्र की स्थापना कर लीजिए, सुबह शाम पूजा कीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। बहते हुए जल में 108 सर्प को प्रवाहित करें, धातु के सर्प को बहुत दुकानों में मिलते हैं, लोहे का, तांबे का, जैसा आपकी श्रद्धा जैसी हो वैसा लेकर आप बहते हुए 108 सर्प को जल में प्रवाहित कर दीजिए और घर में पारद शिवलिंग की स्थापना कीजिए और उनके सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य कीजिए। इससे आपको शंखचूड़ कालसर्प योग में बहुत राहत मिलेगा। मित्रों, बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि यदि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हों, राहु नवम में बैठे हों तो पूर्ण शंखचूड़ कालसर्प बनेगा, और यही यदि केतु और राहु, केतु तृतीय भाव में बैठे हों, राहु नवम भाव में बैठे हों, केतु राहु के मध्य सारे ग्रह हों तो विपरीत शंखचूड़ कालसर्प योग बनेगा। ध्यान रखिएगा और जो उपाय मैंने बताए हैं इन उपायों कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है कालसर्प योग पे, आज उसमें हम लोग बात करेंगे घातक कालसर्प योग की। मित्रों, यदि राहु दसम भाव में बैठा हो और केतु चतुर्थ भाव में बैठे हों और सारे ग्रह जो हैं राहु केतु के मध्य हों तो पूर्ण घातक कालसर्प योग बनता है। इसी तरह केतु चौथे भाव में हो, राहु दसम भाव में हो और केतु राहु के मध्य सारे ग्रह बैठे हों तो विपरीत घातक कालसर्प योग बनता है। मित्रों, दसम भाव जो है वो कर्म का कारक माना जाता है, तो आपको कभी व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में अपार सफलता दिलाएगा और अचानक से बिल्कुल नीचे गिरा देगा, बिल्कुल हानि उठाना पड़ जाएगा। इसे घातक कालसर्प योग का पहचान समझिए। मित्रों, आपको कोई भी धंधे व्यवसाय में बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, अचानक से आपको हानि होना शुरू हो जाएगा और आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे मानसिक रूप से। यह घातक कालसर्प योग का पहचान है। आपको घातक कालसर्प योग में करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो घर में और व्यवसायिक स्थल पे दोनों जगह पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उनके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जप करें। बहते हुए जल में 108 सर्प को प्रवाहित करें, धातु के सर्प को। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को या नाग पंचमी को व्रत रखें मित्रों, और उस दिन महामृत्युंजय का जप करें। इसके अलावा जब कभी भी आप ज़्यादा परेशानी महसूस करें तो अपने घर में कालसर्प शांति यंत्र स्थापित करें और उनकी सुबह शाम पूजा करें। और एक मंत्र है जिसको आप पढ़ें तो आपको बहुत लाभ होगा। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालीम तथा एतानि नौ नामानि नागराम च महात्मनाम सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्य बीज भयम नास्ति सर्वत्र विजय भवे। तो मित्रों, आपको इसका जप करना है।
फिर हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगनी है। इस तरह आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत लाभ होगा। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। आइए आज हम लोग अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, काल सर्प योग की श्रृंखला को, और आज बात करते हैं विषाक्त काल सर्प योग की। मित्रों, विषाक्त काल सर्प योग में राहु जो है एकादश भाव में विराजमान होंगे और केतु जो है पंचम भाव में विराजमान होंगे, और सारे ग्रह यदि राहु और केतु के मध्य होंगे तो पूर्ण विषाक्त काल सर्प योग बनेगा, और यदि सारे ग्रह केतु राहु के मध्य होंगे तो विपरीत विषाक्त काल सर्प योग बनेगा। मित्रों, विषाक्त काल सर्प योग में आपकी कुंडली देख के तो आप जानेंगे ही, इसके अलावा आपको इंसोम्निया मतलब अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, याद कम रहने लगेगा जिसे डिमेंशिया बोलते हैं, तुरंत की चीज़ों को भूल जाना। इसके अलावा मित्रों हृदय रोग की भी संभावना बनी रहेगी, किडनी रोग की संभावना बनी रहेगी, मतलब लंबी बीमारियां आपको हो सकती हैं, और धन हानि उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ज़िंदगी जो है वो परेशानियों से घिरी रहेगी अगर विषाक्त काल सर्प योग है तो। मित्रों, इस काल सर्प योग से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से एक सर्टेन हिस्सा आप निकाल लें और उसे गरीब लोगों में वितरित करें। राहु केतु का नाम लेकर आपको बहुत राहत मिलेगा। बहते हुए जल में 108 सर्प को आप प्रवाहित करें, इससे भी बहुत राहत मिलेगा। प्रतिदिन राहु केतु के मंत्रों का जप करें, प्रतिदिन राहु केतु के मंत्रों का जप करें, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा। मित्रों, नाग पंचमी का व्रत रखें या किसी भी शुक्ल पक्ष पंचमी को अपने काल सर्प योग को ध्यान रखकर राहु केतु के निमित्त कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है वो मंदिर में आप दान करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाइए और मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः, ओम कंग केतवे नमः। ये दोनों मंत्र बोलकर पीपल पर जल चढ़ाइए, आपको बहुत राहत मिलेगा और इस काल सर्प योग के दुष्प्रभाव से आप बच सकेंगे। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। जय सिया राम। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में, और आज हम लोग अपने काल सर्प योग की श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जहां हम लोग बात करेंगे शेषनाग काल सर्प योग की। मित्रों, शेषनाग काल सर्प योग तब बनता है जब राहु द्वादश भाव में होते हैं और केतु षष्ठम भाव में होते हैं। राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह होंगे तो पूर्ण शेषनाग काल सर्प योग बनेगा, और केतु राहु के मध्य सारे ग्रह होंगे तो विपरीत शेषनाग काल सर्प योग बनेगा। मित्रों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस काल सर्प योग की सबसे बड़ी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत खटपट रहेगा। मित्रों, दंड का, सैया का, रोग और ऋण का घर माना जाता है छठा घर, और व्यय का घर माना जाता है 12वां घर। तो आपका व्यय भी बहुत बढ़ जाएगा, आपके ऊपर रोग ऋण बहुत हो जाएंगे। यद्यपि आप सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ेंगे, लेकिन अपयश का भी भागी बनेंगे। बहुत ज़्यादा अपयश, असम्मान उठाना पड़ेगा। यूँ तो आप अपने ज़िंदगी काल में ही बहुत प्रसिद्धि पा लेंगे, पर ऐसे जातक को मरणोपरांत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। मित्रों, इस काल सर्प योग से बचने के लिए आपको सबसे पहला उपाय यह करना चाहिए कि अपने घर में काल सर्प योग शांति यंत्र स्थापित करें, उसके सामने बैठकर सर्प सूक्त का पाठ करें। इसके अलावा मित्रों, आपको शिववास निकाल के सोमवार को रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा। राहु केतु के मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए, अलग अलग, दोनों राहु के मंत्र का भी और केतु के मंत्र का भी। और आपके जो लग्नेश हैं उसका पत्थर पहनना चाहिए। लग्नेश के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, और एक वीडियो हमारा अभी आएगा जिसमें हम आपको कुंडली के बारे में जब बताएंगे, 12 खाने के बारे में, तब बताएंगे लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होते हैं। तब तक आप अपने किसी भी जानकार आदमी को अपनी कुंडली दिखाकर यदि यह काल सर्प योग है तो लग्नेश जान लें और उसका पत्थर पहने, आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, आशा करता हूँ आपको न सिर्फ यह वीडियो बल्कि यह पूरी श्रृंखला जो पूरे प्लेलिस्ट में भी पड़ी है, आप इसको देखेंगे और ज्ञानवर्धन करेंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।